सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़िया। हुकूमत साजी के मराहिल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब हो गया और वहाँ पर अयाज सादिक को 199 वोट मिले, जबकि आमिर डोगर जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे उन्हें सिर्फ 91 वोट मिल सके। लेकिन बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज अगर सामने आते और फॉर्म 45 के मुताबिक अगर फैसला होता तो उनकी 225 नशस्तें होती। साथ ही उन्होंने ये बात भी पॉइंट आउट की कि ये मेरे जो वोट हैं ये एक सिंगल जमात के वोट हैं, जबकि अयाज सादिक को जो 199 वोट मिले हैं वो 7 जमातों के मिलकर हैं। तो अब ये सूरत हाल आगे कैसे चलेगी? हमने देखा था कि जो 2-3 इजलास हुए उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया और फिर ये मामला सिर्फ कौमी असम्बली तक ही महदूद नहीं है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर बन चुके हैं, अपना पहला खिताब कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमने ये देखा कि बहुत हंगामा आराई हुई। ख़ासतौर पर जो चंद वीडियो सामने आई थी सोबिया शाहिद साहिबा की, जिसमें वो अपने हाथ में लोटा ली हुई हैं, उससे पहले उन्होंने घड़ी को लहराया, फिर उन पर बकौल उनके कुछ लोगों ने वहाँ पर चीज़ें फेंकी, उन पर अटैक हुआ और असम्बली के इजलास में 2-3 दिन तक ये सूरत हाल रही। तो क्या ये इस तरह की सूरत हाल हमारी ऐसी चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? बड़ा एक ऐवान का तकद्दुस होता है, वहाँ पर लोटे और जूते किस तरह से पहुँचा दिए गए और फिर उनका आज़ादाना इस्तेमाल भी होता रहा। और अब जो हुकूमत बन रही है इसके लिए जो मरकज़ में और मुख्तलिफ सूबों में जो चैलेंजेस दरपेश होंगे उसी पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया शाहिद साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की मेंबर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं दरअसल ये स्टोरी है क्या। और कुछ ही देर में सिप्तान खान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली हमें ज्वाइन करेंगे। तो तैमूर तालपुर साहब, ये मरकज़ में 199 वोट अयाज सादिक को मिले 7 जमातों के मिलाकर और उधर 91 वोट आमिर डोगर साहब कह रहे हैं कि मेरे अकेले जमात के हैं, और अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे आते तो ये उनके वोट फिर 225 होते। क्या लग रहा है जो उनका दावा है, जो उनका क्लेम है, कितना दम है इसमें? इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत ये है कि जो नंबर उनके पास हैं वो नंबर उनके हैं, उनके हकीकी नंबर हैं। ये ख्वाब देखना कि ऐसे नहीं होता तो वैसे होता और वैसे नहीं होता तो वैसे होता, मेरे ख्याल से अब उससे आगे बढ़ के हमें जाना चाहिए। हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो इस मुल्क में बेहतरी लाएं, बजाय इसके कि हम बेवकूफ़ाना खत लिखें IMF को अपने ही इकॉनमी का खाना ख़राब करने के लिए। तो थोड़ी हमें अब शर्म हया आनी चाहिए, थोड़ा मुल्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है। एक पार्टी की हुकूमत हो या 7 जमातों की हुकूमत हो, हुकूमत बन चुकी है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, अयाज सादिक स्पीकर हैं और इंशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब बनने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब इससे हमें आगे जाना पड़ेगा और कम से कम जो तरीक़ेकार होता है, एक हाउस का तकद्दुस होता है, एक हाउस के कोई मॉरल्स एथिक्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जो पिछली बार PTI ने पूरा तबाह बर्बाद कर दिए थे। चाहे नेशनल असेंबली हो जो वहाँ पे उन्होंने हरकतें की थी, और खसूसन जो सिंध असेंबली हो, कभी बाजे लेके आते थे, कभी सीटी लेके आते थे, कभी चारपाई को जनाजा बन के अंदर ले आते थे। तो ये सब चीज़ों पे हमें सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और असेंबली को असेंबली करके चलाना पड़ेगा। एक पागल खाने वाला जो माहौल ये क्रिएट करना चाहते हैं वो हम किसी सूरत क्रिएट नहीं करने देंगे इनको। लेकिन तैमूर साहब, चूंकि उनके क्लेम और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि उनकी कोई 80 से 85 सीटों पर उनके साथ धांधली हुई है और उनका रिजल्ट तब्दील हुआ है, ये क्लेम तो आप लोगों का भी है। कई हलकों में आप लोगों को भी एतराज़ात हैं कि नताइज पर आप लोगों का इत्मीनान नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के नताइज पर हमें भी रिजर्वेशन हैं। तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया या फिर उस मामले का भी कोई हल निकल कर सामने आना चाहिए और एक शफाफ तहकीकात वहाँ पर होनी चाहिए? अरबाब साहब, आपने जैसे खुद ही कहा कि हमारे भी एतराज़ात हैं, हमारे साथ भी कहीं कहीं ज्यादती हो गई है। हो सकता है 1-2 सीट पे इनके साथ भी 19-20 पर बात ये नहीं ना, बात मुल्क है, बात पाकिस्तान की है, बात हमारी मईशत को आगे बढ़ाने की है, बात गरीब आदमी तक आटा पहुंचाने की है। तो हमने भी दरगुजर किया, हमारी सीटें विनिंग सीट्स थी, हमारी जो लियारी की जो हम जीत चुके थे वहां पर भी 19-20 हो गया तो ठीक है, हो गया, हमने बर्दाश्त किया, इस मुल्क की खातिर बर्दाश्त करें। तो कुछ वो लोग भी सीखें। अगर इतनी धांधली हो रही होती है और जो ये लोग बात क्लेम कर रहे हैं कि फॉर्मों के फॉर्म चेंज हो गए, तो KPK में इनकी हुकूमत कैसे बनती? क्या वहां पर फॉर्म चेंज नहीं हो सकते थे? तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो हकीकत है वो हमारे सामने है, जो नंबर्स हैं वो आ चुके हैं, किसकी कहाँ पे हुकूमत है वो बन चुकी है।
तो हम भी हर किसी को अपनी अपनी बातों की वजह से, अपने तरीक़ेकार की वजह से बेहतरी लाना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो भी अब आगे जाके सोचेंगे। हालांकि जो अभी इन्होंने IMF के जो लेटर भेजा है, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनके इस मुल्क से, इस मुल्क की इकोनॉमी से कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई लगापा नहीं है। इसलिए होप रखना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी हम समझते हैं अभी भी अल्लाह इनको कुछ होश के नाखून दे दे तो शायद कुछ बेहतरी आए। ठीक है, तो सप्तान खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब सप्तान खान साहब, ये जो कुछ असेंबली में अब हो रहा है, हर इजलास में अगर इस तरह एहतजाज होता रहेगा, और अभी तो आगे सबसे अहम इजलास होना है जिसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, तो फिर ये हाउस कैसे चल सकेगा, हुकूमत कैसे चल सकेगी, ये मईशत कैसे मुस्तहकम हो सकेगी? अभी आगे बढ़ना है या सिस्टम को इसी तरह से रोक कर रखना है और ये एहतजाज करते रहना है, पहले असेंबली में, फिर असेंबली के बाहर, फिर सड़कों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये 2-3 बातें इकट्ठी हो गई। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी को डीरेल करने के हक़ में कोई भी नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि जमहूरियत चले। इस मुल्क के लिए हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जमहूरियत से ही मुल्क को चलना है और जमहूरियत लेके हम आगे जाएं। बट अगर कोई पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि इलेक्शंस में हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करना भी तो किसी का काम तो है। उनकी दाद रसी भी तो की जाए। अब वहाँ चीख के फॉर्म जो 45 है वो कुछ कह रहे हैं, तो 47 कुछ कह रहे हैं, तो 48 कुछ, तो 49। देखें, इन बातों को भी तो सेटल करना चाहिए। जब आप किसी का हक मार के आप असेंबली में आ जाते हैं दूसरे हजरात, तो जो जिनका हक मारा जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली ही प्रॉपर जगह है, असेंबली ही प्रॉपर जगह एहतजाज करने की। आप असेंबली में उनका राइट है बोलने का, उनको एहतजाज करने दें। बाकी जहाँ तक आपने अभी ये कोई बैठे थे, ये आई एम सॉरी उनकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आई, ये कौन साहब थे जो पहले बोल रहे थे? तैमूर तालपुर साहब बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हैं हमारे साथ। अभी सुन रहे हैं, आपकी बात रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और सूफिया शाहिद साहब भी हैं। उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की। अच्छा, उन्होंने ठीक बात की, उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे। और दूसरी बात ये है कि ये सीट्स की जो हो रही है कि फ़लाँ प्रेसिडेंट बनेंगे, फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फ़लाँ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये बातें ठीक है, उनका अपना ज़ाती मसला ये करें, लेकिन असल बात ये है कि मुल्क की इकॉनमी किस तरह बेहतर होगी, मुल्क को जमहूरियत में रहना चाहिए। और हम अगले देखें कि अब जो एक नई गवर्नमेंट्स आई हैं जिसमें तकरीबन इकोनॉमी तो जाहिर है एक सियासी स्टेबिलिटी के साथ बेहतर होगी, लेकिन जो आप लोगों का क्लेम है इस वक्त धांधली का या इल्ज़ामात को, ये नताइज को तब्दील करने का, तो अब काउंटर आर्गूमेंट इस पर यह आ रहा है आप लोगों के लिए कि KPK में आप लोगों को फिर एतराज़ात क्यों नहीं है? जहाँ अली अमीन गंडापुर कोई 90 से ज़ायद वोट लेकर वज़ीर आला बने, तो KP में जहाँ आप जीते वहाँ पर धांधली नहीं हुई, और जहाँ जहाँ आप हार गए वहाँ पर फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली हो गई है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जहां सीट्स जीते, तो KP में तो वो अवाम की थी एक तरफा ट्रैफिक, वो तो बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स जल्दी बना लें। ट्रिब्यूनल्स, मैं कहता हूँ जी मेरे साथ धांधली हो गई, मुझे हरा दिया, तो ट्रिब्यूनल बना दें। ये वो हमारे सारे फॉर्म्स चेक कर लें, हमारी रिकाउंटिंग करा दें, और जो जीता है उसको जिता दें, जो हारा है उसको हरा दें, हर कोई चुप कर जाएगा। लेकिन मैं इस बात का आपको ये कह रहा हूँ कि हम सड़कों पे ना निकलें, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस है, वहाँ ऑपोजिशन ने भी रहना है, गवर्नमेंट ने भी रहना है। गवर्नमेंट बड़ा भाई होता है, हमेशा ये बड़े भाई का रोल प्ले करें, ऑपोजिशन वाले इनकी निशानदेही करें। तो इसी तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इसी तरह ही चलने हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है इतनी रिजिडिटी ना दिखाएं, छोटे दिल ना करें, और सबको मिलजुल कर चलना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए चलना चाहिए, मेरा इत्तफाक है। ठीक है। और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं सुल्तान साहब के दायरे असेंबली में ये एहतजाज किया जाता है, लेकिन ये जिस तरह के एहतजाज हमें खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नज़र आ रहे हैं, सोबिया साहिबा ज़रा आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि पहले आपके हाथ में एक घड़ी नज़र आई, फिर आपके हाथ में लोटा नज़र आया, फिर आपके हाथ में जूता नज़र आया जो किसी एक मेंबर ने आपसे छीन लिया, फिर आपने वो दोबारा उठा लिया। तो ये आखिर ये किस तरह का एहतजाज हो रहा है? ये इस सारे अमल की और ये इन चीज़ों को लेकर हाथों में लहराने की क्या वजूहत थी? जनाब, अब पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। दूसरी बात, जो आप डिफिनीशन कर रहे हैं परसों के वाक़ये को, इस पे मुझे बहुत अफसोस है जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं।
मेरे भाई, मैं जब असम्बली के अंदर आई तो अपनी फैमिली के साथ आई। मैं 2013 से PMLN की मेंबर हूँ और अपोजिशन में PTI के साथ ही इधर मैंने सरवाइव किया है। आप लोगों ने कभी पहले देखा है मुझे टीवी पे या इस तरह चीज़ों पे किसी ने मुझे देखा है? 10 साल में मैं जो है वो कभी इस तरह हरकत मैंने की है। मैं अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल तैयार अपनी हल्फबर्दारी के लिए आई। जिस तरह मैं अंदर मैंने कदम रखा, उसी वक्त इन लोगों ने मरियम बीबी के पीछे डायरेक्ट मरियम ये बोलना स्टार्ट किया और सोबिया शाहिद गश्ती, इसी के अल्फाज मैंने बिल्कुल वो बात इधर उधर। ये आप ये भी बता, आप इस तरह से भी बात कर सकती हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज को बेहतर करके हम इस तरह से बात करें, इज़हार ख्याल के आपके खिलाफ उन्होंने चले गालियाँ बकीं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि ज़ाहिर है कि वो टीवी पर नहीं नशर किए जा सकते, तो थोड़ा सा ज़रा एहतियात के साथ आप भी एक पर्दा रखते हुए इस बात को करें। जी, मैं इसलिए एहतियात के साथ क्योंकि सब ने देखा है और रोज़ाना जो ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने तो पहले इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात करूँ ही नहीं। लेकिन देखिए, आप लोगों ने देखा है और रोजाना मैं ये बयान दे रही हूँ, रोजाना मैं अपनी इंटरव्यू दे रही हूँ कि जिस तरह मेरी एंट्री हुई तो इस चीजों से फिर मैं गई हूँ और सीधा जो है अपने लिए सीट ढूंढ रही थी, तो मुझे उधर से बताया गया कि आज ये लोग आपको बैठने नहीं देंगे इन लोगों ने। तो फिर मुझे समझ आई, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैंने कहा अगर मैं इनका मुकाबला ना कर सकूं तो अपने आप से बना लूंगी, और ये लोग जो है मेरे ऊपर अभी आ रहे हैं। तो मैंने सिंपल तरीका किया कि अभी बैठने से अच्छा है कि ये लोग मुझे गालियां, तो क्योंकि उधर KPK में एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये लोग मुझे पहचान रहे थे, बाकी सारे नए चेहरे थे। मैं ही पार्टी की सूबाई वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी और ओहदेदार थी, जो सारा सूबा मुझे जानता है। तो, और दूसरी मैंने तो सूबी साहब आप ये कह रहे हैं कि नून लीग में शामिल होने की वजह से, नून लीग की नुमाइंदगी की वजह से फिर आपके साथ ये रवैया रखा गया? ये सिर्फ आपके साथ था या वीडियो में ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बाकी खवातीन के साथ भी ये रवैया है? तो ये सिर्फ आपको टारगेट करने की वजह क्या थी? खवातीन तो जुयाई की थी, जुयाई वाले तो वोट ही नहीं दे रहे थे, वो तो हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे। जुयाई के तो कल जो अभी ये साहब बोल रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि हम जुयाई के साथ तो असद केसर, और वो कल रात उनके पास जाके वोट के लिए मांगने के लिए गए थे, ठीक है? तो उनकी तो आगे से बात हो रही थी, मैं एक अकेली, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो जुयाई की थी और पीपल पार्टी थी, उनके साथ तो उनका वो था कि और मैं उनका जो है उनके साथ अपने मामला ठीक जा रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग की थी। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि मैं मुस्लिम लीग की थी और मैंने पेशावर से NA-29 और NA-31 का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसकी वजह से पूरे पेशावर में मेरी तस्वीरें लगी थी और ये सब और जलसे मैंने किए, सब लोग मुझे जानते थे। और यही टिकटॉक पे, और उस टिकटॉक भी मेरा भी इन लोगों ने बैन कर दिया है, जो इस मीडिया पे इन लोगों का जितना ये शुरू ये सब क्यों हुआ था? और ये जाहिर है कि आपकी तरफ से कोई उन लोगों को प्रोवोक किया गया या वो घड़ी जब आपने लड़ाई तो उस पर उनका रिएक्शन सामने आया? इस पर मैं मजीद भी गुफ्तगू आपसे रेफर करता हूँ, लेकिन चूंकि अभी आपने JUI का जिक्र किया, अच्छा आप कंप्लीट करने चलें जल्दी से, फिर मैं तैमूर साहब की तरफ। क्यों मैं प्रोवोक करती? वो लोग खुद, मैं तो जाके अगर मैं प्रोवोक करती तो अपने साथ घड़ी अपने हाथ में लेके आती ना। मैंने तो जाके, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी कि मैंने जाके एक MPA के हाथ से घड़ी उतारी है और फिर मैंने लहराई है। मेरे पास तो घड़ी थी नहीं। आप लोग खुद इस चीज तो अभी तैमूर साहब, ये ज़ाहिर जो सोबिया शाहिद साहिबा अभी KP असेंबली की बात कर रही हैं, एक तो जी मैं आ रहा हूँ सोबिया साहब आपकी तरफ ज़रा वापस। तैमूर साहब, एक ये किस तरह का बिहेवियर है, ये किसी भी असेंबली में हो, ये KP में हो या कौमी असेंबली में हो या सिंध असेंबली में हो, ये बड़ा ही काबिल मजम्मत है कि एक किसी भी फीमेल मेंबर पर इस तरह से कोई भी चीज़ फेंकना ऊपर से या उस पर इस तरह के जुमले कसना। और फिर इसका एक जो सियासी सवाल है फिर मैं बाद में आपसे करता हूँ, पहले ज़रा इस पर बता दीजिएगा कि ये अदम बर्दाश्त क्यों इतना ज़्यादा हमारे एक सियासी वर्कर में पैदा हो चुका है? देखिए जी, ये मेरी चौथी बार है मैं MP इलेक्ट हुआ हूँ। 3 बार पहले असेंबलियाँ मैंने देखी हैं। पहले भी हम मेंबर थे, पहले भी MQM के साथ हमारे इश्यूज चलते रहते थे, पर जो घिरी हुई हरकतें जो PTI ने जो कल्चर इस सिंध के सूबे के अंदर लाए हैं, KPK में लाए हैं, नेशनल असेंबली के अंदर लाए हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हमारी बहन के साथ जिस तरह की तरीक़ेकार किया गया है, हम उसकी दिलो जान से जो है मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इस चीज़ की मजम्मत करती है और मेरे ख्याल से इस चीज़ पे हमें
कानून साजी भी करनी चाहिए, बल्कि कानून तो बना हुआ है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो एथिक्स हैं वो वापस आए सियासत में, असेंबली घर में, वरना हम सबको मिलकर इन पर एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर कम से कम सिंध असेंबली में ऐसी कोई हरकत हो तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जो मेंबर उसमें इन्वॉल्व हैं कम से कम एक पूरा जो सेशन है उसमें इनको हम वापस एंट्री नहीं देंगे, उनको हम बैन कर देंगे इंशाअल्लाह। और केपीके में भी ऐसा एक कानून आना चाहिए, नेशनल असेंबली में भी ऐसा कानून आना चाहिए ताकि हम वापस उस तरीकेकार पे आए जो इस सियासी तरबियत बड़ी जरूरी है तैमूर साहब कि एक वर्कर हो या वो एमपीए हो या एमएनए हो, उसकी सियासी तरबियत ऐसी हो कि वो अपने मुखालिफ का भी उसी तरह एहतराम करे जिस तरह अपने पार्टी मेंबर का एहतराम करता है। देखिए जी, हमारी तो जो पहली मीटिंग हुई थी कुछ चंद दिन पहले चेयरमैन बिलावल से, तो उन्होंने हमें बड़ा स्ट्रिक्टली और ओपनली कहा है कि आप अब हुकूमत बना चुके हैं, आपका अब जिम्मा है कि आप अपने साथ साथ अपनी अपोजिशन को भी साथ लेके चलें, उनके काम करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो स्कीम्स की जरूरत है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत दे। तो हम तो बड़ी अच्छी क्लियर गाइडलाइंस चेयरमैन साहब ने दे दी है, बाकियों को भी इस पे अमल करना चाहिए, हमें साथ मिलके चलना है, अपने आप को छोड़ के, सियासत को छोड़ के अब इस मुल्क की बेहतरी की तरफ देखना है। ठीक है जी सिप्तान खान साहब, ये अब ज़ाहिर है यहाँ तो आप एहतजाज नहीं कर रहे थे अब केपी असेंबली में, यहाँ पर तो आपकी जमात अक्सरियत में है, आपका वज़ीर आला है, आपके मेंबर ज़्यादा हैं, फिर ये किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी एक फ़ीमेल मेंबर के साथ, और ये किस तरह का बिहेवियर था, उन पर चीज़ें फेंकी जा रही हैं, बरसाई जा रही हैं और ऐसे अल्फाज अदा किए जा रहे हैं जो कि ज़ाहिर है इस वक्त हम TV पर रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। जी, मैं इसमें यह कहूँगा जिस तरह सोबिया शाहिद साहिबा फरमा रही थी, ये इनका एक इंडिपेंडेंट हक है, वो 13 से हों या 10 से हों PMLN में या विमेन विंग की प्रेसिडेंट हों, बहुत अच्छी बात है, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है या वो इलेक्शन लड़ रही हैं, बट आई एम सॉरी, मुझे बिलीव में ये नहीं पता कि ये काम स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैंने जब स्क्रीन देखी तो उस वक्त ये गर्म हो चुका था और नीचे भी मैंने देखा एक जॉगर पड़ा हुआ था और एक जूता, और मैडम के हाथ में भी एक इनका अपना जूता था, और ये जिसने भी किया ये गलत किया। मेरे हिसाब में रवादारी होनी चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए, एथिक्स। एक्सक्यूज मी, मैं 8 जी सोबिया साहब जी ये पॉइंट मुकम्मल कर लें सिप्तान साहब। अच्छा चलें पहले आप बता दें कि हुआ क्या था, फिर सिप्तान साहब ताकि उस पर कमेंट कर सकें। जी शुरू कहाँ से हुआ सोबिया साहब, जरा बताइएगा। आप लोग पहले मेरी बात सुने, ये सारे गुस्सा सुने, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मैं पूरी कौम से मैं माफी मांगूंगी, मैं PTI के वर्कर से माफी मांग लूंगी, लेकिन एक इंसानियत, एक औरत की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से आप लोग अपनी बहन बेटी की सोचे। और आज कोई मुझे कह रहा था कि आप चुप हो जाते, आज मैं बिल्कुल चुप थी, सबने देख लिया है ना, मैंने ऊपर देखा आके सिर्फ वोट का वो किया हुआ, लेकिन मैंने सबको कहा, मैं आप लोगों को उधर खड़ा करके पूरी मीडिया और दरमियान में और आपके चुपके से सिर्फ आप लोगों के कान में आपकी जात पे। सोबिया साहब ये शुरू कहाँ से हुआ था मामला, आप ये बता देंगी तो आसानी हो जाएगी सिप्तान खान को जवाब देने में कि आप एंटर हुए असेंबली में और नारेबाजी शुरू हो गई। एंट्री मैंने की है ना, तो मुझे ये गाली दी, मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। फिर उसके बाद इस 2 लफ्ज़ों के बाद फिर वही जो है मरियम का पापा चोर है ये लोग बोलने लगे। फिर मैंने सिर्फ हाथ को यूं किया कि बोलते जाओ, कुछ भी नहीं है। फिर पूरी हर तरफ से 5-6 हज़ार लोग बोल रहे थे और आवाज़ें गूंज रही थी और यही अल्फाज थे और मेरा नाम था और ख्वाजा मेरे ऊपर जो है नाजेबा, मैं जो है आप लोगों को पर्सनल में बताऊंगी, आप लोग यहाँ जाके YouTube पे देखे कि वो अल्फाज बोल रही जा रहे थे मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने जब मुझे वो बंदे ने बताया कि नहीं हो रहा, तो मैंने जाके सिर्फ मैंने गड़ी इस तरह लहराई है कि देखिए अगर वो कैदी 804 जो है तो वो गड़ी की चोरी में ही हुआ है, सिर्फ वो मैंने लहराई। आज आप देखें ना, उन लोगों ने इमरान खान का मास्क लेके आए हैं, शहबाज शरीफ के कंधे पे उन लोगों ने फेंका है। हमारा लीडर नहीं है, मियां साहब हमारा लीडर नहीं है। साहब ये हाँ, तो इसका मतलब आपने रिएक्शन के तौर पर घड़ी को लहराया ना, और आपको पता था कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखे YouTube पे देखे आप लोग जी, ट्विटर देखे, हर जगह पे ये लोग गालियां देते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा मैंने अपने आप को समझा या मैंने शोहदा के मजार समझे और मैं बैठ गई, तो ये लोग मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या करते। और मैं सिर्फ खड़ी हो गई क्योंकि मैं उस एक औरत बन के खड़ी हो गई कि मैं इस असेंबली में आई हूं। तो ये अगर मैं आज ये जस्टर ना दिखाती तो आपको पता है इस ऐवान में कोई भी अपनी बहन और बेटी को ना बेचते कि वो अपना डिफेंड नहीं कर सकती।
तो कौन बेचता? कौन बेचता? आप लोग मुझे सिर्फ जी सत्येंद्र साहब, अब ये में खड़ी ना होती और मैं चुप डर के बैठ जाती और ये सोबिया साहब, अब ये पॉइंट मुकम्मल आपका आ गया कि जाहिर है आपके ऊपर नारेबाजी हुई, उसमें गालियां दी गई आपको, उसके जवाब में आपने घड़ी लहराई और फिर उसका मजीद रिएक्शन सामने आया। तो सत्येंद्र साहब, अब ये किस तरह का सियासी रवैया है? अगर कोई खातून मेंबर एंटर हो रही हैं तो ये सियासी, लेकिन ये ज़ातियात पर हमला और इस तरह से गालियां देना, ये तो काबिल कबूल नहीं है। अब मेरी आवाज़ आ रही है जी? हमने जी सत्येंद्र साहब, आप बात कीजिएगा अपना पॉइंट। पंजाब में भी इलेक्शन, पंजाब में भी मैंने इलेक्शन करवाया, उसमें हमारे जो भाई हैं और बहनें हैं PMLN वाले, वो सारे बैनर और पोस्टर लेके अंदर आए हुए थे। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी भी की। PMLN ने PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, उन्होंने भी PMLN पे की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने हालात को कंट्रोल कर लिया। अब ये बीबी जिस तरह कह रही हैं कि बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, वो रियासती इदारे जो हैं और जो वाक़यात वो हुए उसका हमें भी अफसोस है। हमारी अपने रियासत है, हमारी अपनी आर्मी है, हम कोई तारीफ़ करते हैं तो वो कोई हिंदुस्तान या इज़राइल की आर्मी की तो नहीं करते। उसके ऊपर ये अदालतों में अब केस चलेंगे, जुडिशल कमीशन बनाएं, हमारे अपने रियासत है तो उस पर भी पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन मुलव्विस था, क्या हुआ, वो तो एक अलहदा चैप्टर है। बट इनकी जो ज़ात के साथ हुआ उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, बल्कि उसको कंडेम करना चाहिए। ये एक बाइज़्ज़त घराने की हैं और MPA बन के आई हैं, और अगर ये जब बाहर जाएगा तो हमें ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी और कोई बंदा भी इसको पैसिफाई नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। बल्कि एक स्टेज पे तो मैंने इनको ये भी देखा था कि ये अपने CM की बैक पे खड़ी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जाहिर है कि ना सिर्फ इसकी मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जो मुलव्विस लोग हैं, वो चाहे वर्कर हैं, वो ज़ाहिर है पार्टी के ज़ाब्ते के तहत फिर उन पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब जो सूरत-ए-हाल निकल कर सामने आ रही है, एक मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से, तो क्या मौलाना साहब आप आ रहे हैं वापस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए? और फिर MQM पर जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है कि उनका मैंडेट पूरा जाली है, तो सदर मुमलिकत के लिए उनका वोट मांगा जाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तैमूर तालपुर साहब से लेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि मरकज़ में हुकूमत साजी का अमल तेज़ी से बढ़ रहा है, और KPK में जब हल्फ उठाया उमर अमी गंडापुर साहब ने, तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह खिताब किया, उस खिताब में वो एक वज़ीर आला कम और फिर हमें कोई अपोजिशन लीडर ज़्यादा लगे, जिसमें बेशतर हिस्सा उन्होंने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक अपने उस खिताब का रखा और उसी के गिर्द उनका वो खिताब घूमता रहा कि वो इंसाफ दिलाएंगे, वो जो उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो बकौल उनके जो कार्रवाई हुई वो दुरुस्त नहीं थी, और अब पुलिस को उन्होंने ये तंबीह की कि अपने क़िबले को आप दुरुस्त कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो अब क्या इस बात की ज़रूरत है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो सूबे के मौशी मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, उसको दुरुस्त अंदाज से देखें, या फिर वो इस मामले को लेकर चलें? इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब, सूबिया शाहिद साहबा, सत्येंद्र खान साहब। तो तैमूर तालपुर साहब, ये ब्रेक से पहले ज़रा सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि ये जो मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, उनकी एक नाराज़गी वाला मामला चल रहा है। मियाँ नवाज शरीफ ने मुलाकात की है, वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फिर MQM और आपका साथ चलना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा मरकज़ में, तो ये इस हुकूमत को आप लंबा चलता हुआ देख रहे हैं? हालात साजगार रहेंगे आप लोगों के लिए? देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हुकूमत बन चुकी है। पिछले भी आप जितने टर्म्स देखेंगे, सारे टर्म्स में हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया है। अगर इमरान खान को हटाया गया तो वो भी आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है नहीं जिससे इस हुकूमत को हटाया जा सके। और कोई भी इस मुल्क का ऐसा इदारा नहीं है जो कि चाहता हो कि इंस्टेबिलिटी आए। तो मैं बड़ी स्मूथ सेलिंग देख रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट की भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी। चाहे KPK की गवर्नमेंट चाहे क्यों ना PTI की हो, वो भी स्मूथ सेलिंग करेगी, और जो हमारी हुकूमतें हैं ख़ुसूसन सिंध की, वो भी स्मूथ सेलिंग करेगी। इस वक्त एक ही जमात है जिसका नाम PTI है, और अब कोई इंडिपेंडेंस में तब्दील हो गया है, जो कि इंस्टेबिलिटी चाहती है। एक ही जमात है जो कि चाहती है
कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा ख़राब हो, हमारी IMF के साथ जो डील्स हैं वो ख़राब हो और इस मुल्क का पट्टा बैठे, उस एक जमात के अलावा कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो ये चाहती हो। तो मैं समझता हूँ इस एक जमात, फेल जमात का जो है एजेंडा कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप 5 साल इस हुकूमत को देखेंगे पूरा करके इंशाल्लाह। तो तैमूर साहब, ये सूबों में तो ये मामला शायद बेहतर अंदाज से चलते रहेंगे, लेकिन असल तो मामला मरकज़ में है ना। असल चैलेंज तो वहाँ पर होगा जहाँ पर आपकी पार्शल सपोर्ट है, मुकम्मल सपोर्ट नहीं है। इसीलिए नून लीग को मौलाना साहब के पास भी जाना पड़ रहा है, MQM को भी साथ रखना पड़ रहा है कि अगर आप लोग कहीं आगे पीछे होते हैं तो हुकूमत तो फिर वैसे ही गिर जानी है। देखिए, हमने वैसे ही डिसाइड किया हुआ है कि हम किसी सूरत भी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, इस हुकूमत को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो आप देखेंगे कि ये 5 साल पीपल्स पार्टी निभाएगी इस हुकूमत के साथ, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए। बाकी जमातें भी जो हैं वो भी राज़ी हो ना हो, परेशान हो, खुश हो, इस हुकूमत को आप नहीं देखेंगे कोई भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सुबिया शाहिद साहब, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने पहला खिताब कर लिया। वो खिताब ज़ाहिर है आपने भी सुना होगा और आप चूँकि वहाँ पर अपोजिशन में, आप बेहतर उस पर तबसरा कर सकती हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ आपको उस खिताब के बाद नज़र आई कि वो सूबे की हालत को बेहतर करना चाहते हैं, वहाँ पर गुड गवर्नेंस का एक निज़ाम लाना चाहते हैं, वहाँ की मुआशी हालत, मुआशी तौर पर उसको आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें उनके इस खिताब से मिसिंग थी। तो किस ट्रैक पर जाते हुए अब खैबर पख्तूनख्वा को और अली अमीन गंडापुर साहब को आप आगे जाते हुए देख रही हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि उनका असम्बली में आना और जिस तरह ये नारेबाजी थी, तो वो 9 मई का जो बदला है या उसकी जो ज्यादती ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हुए हैं, उसके लिए आए थे। उनकी धमकियां आप लोगों ने देखी है। इस तरह लग रहा था कि ये लोग अपोजिशन लीडर बोल रहा है और वज़ीर आला इबाद ने वज़ीर आला का स्पीच किया कि हम इसके हक के लिए करेंगे, हम काम करेंगे। उसी ने डिटेल बता दी है, वो आप लोग ने सुन लिया होगा, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का स्पीच। और बाकी इनसे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? मैं तो इनके साथ 10 साल इस असेंबली में रही हूँ। बाकी तरक्की के काम तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने तो लेजिस्लेशन के साथ जो काम किया है ये 10 साल जो इनके पिछले हैं, कि एक एक बंदे के ट्रांसफर के लिए इन लोगों ने लेजिस्लेशन की है। आप तो छोड़े कि ये लोग कोई जैसे कि BRT का तो इन लोगों ने कहा था कि हम 8 अरब में बनाएंगे, वो 1 खरब तक पहुंची है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊंगी, आप आए, वो BRT अभी तक कंप्लीट नहीं है। सिर्फ उसका रोड कंप्लीट है, जो इनके नीचे जो इनके प्रॉपर ऑफिस है, जो टर्मिनल है इनके, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। सारे धक्कों पे है। अब मुल्क का देखिए, किसी 1 महीने भी इधर लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही। अब सुबह साहब, पिछले 10 साल तो PTI की वहां पर हुकूमत रही है और उसके बाद भी आज अली अमीन गंडापुर पुलिस को ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो फिर आपको सजाएं दी जाएंगी। तो क्या पुलिस KP की दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही? और अगर नहीं कर रही तो ये तो इनके अपने 10 साल पर एक बड़ा सवालिया निशान है फिर। बिल्कुल जी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि इंतजामिया हो या ब्यूरोक्रेसी हो, आपको पता है कि इनके अपने दरमियान भी बहुत लड़ाइयाँ होती है। मैं इनके साथ 10 साल रही हूँ और जो मैं खड़ी थी तो मुझे इनका पता है कि इनके सामने खड़ा होना ही पड़ता है। अगर मैं खड़ी ना होती तो ये लोग फिर, इन लोगों की कोई सोच ही नहीं है, ना सियासी समझ बूझ है इनके पास, और न ये लोग सियासत को समझते हैं, और न इनके वर्कर सियासी है। सारे गुंडे हैं और गुंडे आके बैठ गए थे। उनके अल्फाज आपने नहीं सुने तो इनके मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोग इधर के या इन KPK के PTI की हुकूमत से आप लोग को, वो तो एक ब्रांड को वोट दे रहे हैं। इधर के अवाम को भी न हुकूमत चाहिए न वो चाहिए। पता नहीं इनके इस खैबर पख्तूनख्वा लोगों के दिमाग में क्या है। उनको तो ये पता भी नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे वो बड़े हो गए हैं और घर से उनके माँ बाप कमा रहे हैं और एक ब्रांड की वो है, इमरान खान के पीछे लगे हैं। उनको ना मईशियत का फिक्र। खान साहब चूंकि असेंबली चला भी चुके हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, जरा इनसे मैं पूछता हूँ कि ये सिप्तान साहब, ये जो एक नौ मुंतखब वज़ीर आला का जो पहला खिताब होना चाहिए, उसमें उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वो सूबे को बेहतर गवर्नेंस देगा, वो एक इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने में मदद फराम करेगा, वो मुआशी इस्लाहात करने की कोशिश करेगा, जो फंड्स हैं उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में वो बताएगा। लेकिन यहाँ तो पूरा खिताब 9 मई के गिर्द ही घूम रहा था।
जी उसमें मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि ये कंसेक्टिवली थर्ड टर्म है या थर्ड टेन्योर है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो पीटीआई को वोट दे रहे हैं। अब ये तो देखें ना, ये डेमोक्रेसी है, जिसको वो वोट देना चाहते हैं वो उनका राइट है। और खैबर पख्तूनख्वा की आप हिस्ट्री देखें कि 3-3 दफ़ा कंसेक्टिवली किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिए, इनको दे रहे हैं तो इनमें कोई अच्छाई तो होगी। अगली बात यह है कि जो उनका खिताब है, दूसरी बात उनका जो इसी तरह हमारे जो पीपल्स पार्टी के भाई हैं वो भी तीसरी दफ़ा सिंध में गवर्नमेंट आ रही है, उन्हीं की आ रही है, केपी में पीटीआई की आ रही है, चौथी दफ़ा आ रही है कि जहाँ तक उनके खिताब उनकी चौथी दफ़ा आ रही है, इनकी तीसरी दफ़ा। अच्छा, तो अब जहाँ तक इनका सवाल है, 9 मई एक बहुत बड़ा वाक़या था जो कि नहीं होना चाहिए था इस मुल्क में, जो हो गया। तो अगर 9 मई के बारे में उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन या इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, तो इसमें तो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। आगे हम भी ये चाहते हैं, जिस तरह तालपुर साहब कह रहे थे, हम भी ये चाहते हैं कि ये स्टेबिलिटी हो, ये गवर्नमेंट चले, लेकिन एहतजाज का अपोजिशन का राइट है। जिस तरह मैडम सोबिया एहतजाज कर रही थी, इसी तरह पंजाब हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध वाले अपोजिशन वाले दोस्त हों या बलूचिस्तान वाले हों, वो उनका राइट है, वो एहतजाज करते रहेंगे। बट जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने अपने अमल से, अपने काम से जो को उसने रिलीफ देना है। जब अवाम आपके साथ खुश होंगे तो इनका किसी का भी वो एहतजाज जो है जो गलत हो रहा है तो वो तो ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि अवाम देखें इस वक्त बड़ा वाइब्रेंट मीडिया का दौर है, अवाम सोशल मीडिया बहुत तेज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अवाम एक छोटी छोटी चीज़ को भी नोट करते हैं। जहाँ से जिस गवर्नमेंट से उनको रिलीफ मिलेगा उस गवर्नमेंट के साथ वो खुश कैसे नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ। बाकी फेडरल गवर्नमेंट की जो आपने बात की, नेशनल असेंबली की, वहाँ फ्रस्ट्रेशन पहला दिन था, एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने डिस्टेबलाइज कर दिया, उससे बैट का निशान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, ठीक जजमेंट दे दी, बिल्कुल मान लिया। अब उसी जमात का एमएनए पेंसिल पे इलेक्शन लड़ रहे, उसके एमपीए टेलीफोन पे लड़ रहे हैं, फिर भी इतनी तादाद में वोट मिल गए। तो मतलब उनको भी मेन स्ट्रीम लाइन में ले आए, उनको भी मेन में लाए। और जहां तक ये ताल्लुक है कि असेंबली चलने का, सप्तान साहब जब पार्लियामेंट में मौजूद हैं आपके तमाम मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बाद, तो अब मेन स्ट्रीम लाइन में आ तो गए, अब पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अब ऑपोजिशन बेंचेस पर अपना किरदार अदा कर तो रहे हैं। अब इससे ज्यादा और किस तरह से उस स्ट्रीम लाइन में लाएं? मेन स्ट्रीम देखें, लाइन में आ गए तो उनका तो सिर्फ एक कि हम सीट को हमें इलेक्शन ने नहीं दी। इंस्टीट्यूशनल इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने अपने कानून कायदे के हिसाब से चलना है। अब वो मेन स्ट्रीम में तो आ गए, उन्होंने ओथ भी ले लिया, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर दिया, स्पीकर के, डेप्टी स्पीकर के, कहीं ऑपोजिशन में भी बैठ गए, कहीं गवर्नमेंट में भी बैठ गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे और हमारी भी ख्वाहिश है कि ये 5 साल चले, बट इस तरह चले कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम भी करे और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है उसकी दाद रसी भी की जाए, नहीं हुई, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल बिस्मिल्लाह चलना चाहिए गवर्नमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजू है जिस पर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला सामने आया है डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ, जिसमें उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया और उन पर इल्ज़ाम यह था कि एमपीओ ऑर्डर उन्होंने जारी किया था शहरियार आफरीदी के खिलाफ, जिस पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब उनके पास 1 माह का वक्त होगा। ये फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस को भी भिजवा दी गई है। 1 माह में अगर अपील नहीं करते तो फिर सज़ा का इतलाक उन पर हो जाएगा और फिर नहीं बने उनके खिलाफ फैसला नहीं आया, बल्कि एसएसपी ऑपरेशंस और जो मुतल्लिका एसएचओ हैं उनको भी चंद माह कैद और फिर उन पर जुर्माना भी किया गया है। अब डीसी इस्लामाबाद का जो ओहदा है, ज़ाहिर है वो एक इंतज़ामी ओहदा है और उसमें रहते हुए, उस ओहदे पर रहते हुए जो भी फैसले किए जाते हैं वो ज़ाती मंशा के मुताबिक नहीं होते, बल्कि चूँकि रियासत के नुमाइंदे के तौर पर डीसी इस्लामाबाद या जो दीगर इस तरह के ओहदे होते हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर
एक ज़ाती अमल का जिम्मेदार डीसी के ओहदे पर बराजमान शख्स को ठहराना ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है और इस फैसले में क्या कुछ ऐसी कानूनी सुकम मौजूद हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ हसन अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, ये जो सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सामने आया, MPO ऑर्डर जारी हुआ, ज़ाहिर उस वक्त अदालती अहकाम थे वो नहीं जारी हो सकता था, उसके बावजूद जारी हुआ, अब उस पर तौहीन अदालत की सज़ा भी हो गई है। तो कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? ये जो फैसला जिन सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर रखा गया सही फैसला है या जो इंतज़ामी ओहदा है DC का उसको भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर अभी भी जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट की पास हैं, जो DC के पास ही हैं, और उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है और उसको लॉ जो है उसका MPO के अंदर उसे अथोराइज करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि जब रिपीटेडली हाई कोर्ट्स की डायरेक्शंस आ गई थी तो उस वक्त DC साहब को ये चाहिए था उस चीज़ के अंदर कि उन चीज़ों को जो ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है उनकी कंप्लाइंस को देखते, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने बुलाया था तो अपना कॉन्डक्ट इस तरह रखते कि जिससे उन्हें ये एहसास होता कि ये जो कोर्ट की डिफाइंस वो नहीं है। चूंकि ये तीन तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो होती है, एक आपकी क्रिमिनल है, एक आपकी सिविल है और तीसरी आपकी जुडिशल है। तो ये जुडिशल डिफाइंस के अंदर जाके कंटेम्प्ट के अंदर एक चीज़ आई है, और अगर इसे सीरियसली लिया जाता या प्रॉपर इसकी रिप्रेजेंटेशन दी जाती, चूंकि इसके अंदर उनका डिफेंस तो आया नहीं, अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी कि हमें इसकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दें, और बट जब आपके पास जस्टिफिकेशन भी ना उस चीज़ के अंदर हो और आप अदालत को मुतमईन न कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि अदालत ने उस स्टेप को लिया, और अभी भी अदालत ने इस चीज़ के अंदर रिस्ट्रेन जो है वो शो किया है। नहीं तो अमूमन होता यह है कि जब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा दे दी जाए, और आपके सामने यूसुफ रजा गिलानी वाला भी मामला था कि उसके अंदर जब उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर दी तो उसके अंदर टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट लिखा और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। तो अब इस चीज के अंदर यह है कि सेक्शन 19 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का है, उसके अंदर 30 दिन के अंदर आप अपील जो है वो बेंच के अंदर, डिवीजन बेंच के अंदर कर सकते हैं। चूंकि इसका प्रोसेस ये है कि अगर सिंगल जज हाई कोर्ट का सजा दे तो उसको उसी हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है उसके पास जाती है, और अगर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आए तो उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर्स बेंच सुने तो फिर उसकी अपील जो है इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो 5 मेंबर्स बेंच पे जाती है। तो अब उसके अंदर 30 दिन का टाइम, उस 30 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि आप अप्रोच कर लें, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने केस भी फाइल कर दिया है और मंडे को उसका लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये है कि जो ये जो जाहिर है कि ये तो अब अपील में मामला जा रहा है, लेकिन जिस वक्त इसकी रेगुलर समाअत हो रही थी तो उस वक्त DC इस्लामाबाद क्या कन्विंस करने में नाकाम रहे मुकम्मल तौर पर अदालत को? जाहिर है उनका जो फैसला था वो इसलिए था चूंकि हालात की संगीनी ऐसी हो गई थी, हालात ख़राब होने का खदशा था, अमन व अमान में नुक्स पैदा हो सकता था, तो इस वजह से उनकी जानिब से फैसला सामने आया। तो वो अदालत को क्यों मुतमईन नहीं कर सके? नहीं, वो मैं इसलिए समझता हूं कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें और हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस भी आए तो एज द सिविल सर्वेंट जो है आपको फिर लीगली कॉन्शियस होना चाहिए। और उस चीज़ के अंदर ये है कि जब अदालत आपको ऑर्डर कर रही है और आप बार बार MPO के अंदर जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, और जब अदालत आपसे पूछती है तो आप फिर उसको जस्टिफाई, देखें ना कि सिंपल ये है कि अगर आपको लॉ ऑथोराइज करता है तो उसके अंदर आपकी जो डिस्क्रिशन है उसको एक्सरसाइज करते हुए तो आपको जुडिशियस होना चाहिए, और अगर आप उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर अदालत को मुतमन किया जाना चाहिए कि जी जो मैंने ऑर्डर किया है मैं उस ऑर्डर के पीछे खड़ा हूं और ये मेरे रीजंस हैं और ये वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये चीजें आपके अंदर या किसी भी पाकिस्तान की अदालत के अंदर बताते हैं तो अदालत इन चीज को कंसीडर करती है। लेकिन अगर आप उन चीजों को भी बना बताएं, जस्टिफाई भी ना करें, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस भी ना करें, और उसके बावजूद जो है अदालत की तरफ से डायरेक्शंस आए, तो फिर अगर कोई चीज आती है तो ख्याल है कि जो आज का भी जो ऑर्डर आया है उसके अंदर हाई कोर्ट्स ने एक मैसेज उस चीज के अंदर यह दिया है कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट जो है अपने एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। और डेली अरबाब हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर ये केसेस जाते हैं, लेकिन इस केस के अंदर चूंकि वो शख्स जो DC साहब थे या जज साहब का जो एक कोर्ट थी उसके अंदर एक ऑर्डर्स की चीज चल रही थी कि हाई कोर्ट के जज साहब एक ऑर्डर कर रहे थे, आगे से DC साहब जो थे वो अपने ऑर्डर्स करके तो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, तो वहां के ऊपर मैं समझता हूं कि एक लीगल रिप्रेजेंटेशन का या जुडिशियस एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन और अब ये DC साहब चूंकि इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात हासिल थे
तो ये इन इख्तियारात का दायरा कार क्या होता है, यानी ये मैक्सिमम क्या फैसला कर सकते हैं? अगर किसी हायर कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो फिर जाहिर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। देखिए, पाकिस्तान का हर वो शख्स जो है जो सरकारी मुलाजम है, अगर उसको कोई हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसको कंप्लाई विद करना चाहिए। अगर वो कंप्लाई विद नहीं करता तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अदालत को ये बताए कि मैं इस कंप्लाइंस नहीं कर रहा, इसकी रीजंस हैं। और अगर वो रीजंस मुतमईन नहीं होती तो फिर अदालत जब उसको शो कॉज करती है तो उस शो कॉज के अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन जब आप रीजंस भी न दें, अदालत के शो कॉज का प्रॉपर जवाब भी न दें, और उसके बाद भी देखें जब ये केस लगा हुआ था, वो साहब जो थे वो इस्लामाबाद से उन्होंने कहा कि जी मैं अब कहीं हज पे जा रहा हूं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ कॉन्डक्ट का भी इशू था, कुछ जो जुडिशियल डिस्क्रिशन जिस तरह एक्सरसाइज करनी थी वो भी थी, कुछ लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी था, और तीसरा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट इशू था कि जब बार बार हाई कोर्ट्स की तरफ से ऑब्जर्वेशन आ रही थी कि आप अपना जो एक्सरसाइज करें उसको जरा देख के किया करें या उसको जस्टिफाई कर दिया करें, तो जब ये सारी चीजें ना हो तो फिर अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसके ऊपर जाके फिर एक ऑर्डर करे। और जब वो ऑर्डर वाली साइड भी जा रही थी तो जब शो कॉज किया गया था उस वक्त भी अदालत को मुतमईन कर देना चाहिए था कि सर ये हमारे मुल्क की एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के अंदर हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, या जो शख्स जिसके ऊपर हमने प्रोडक्शन इसका एमपीओ के अंदर ऑर्डर किए हुए थे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसकी ये रीजन थी। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इस मामले के अंदर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनके ऊपर एक, जिस तरह कहते हैं ना कि एक वाइड किस्म का उनकी अप्रोच होती है और वो उन चीजों को कंसीडर करती हैं। लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई भी ना कर सकें, लीगल रिप्रेजेंटेशन भी आप ना कहें, और जब आपको बुलाया जाए आप उसके मुताबिक जो है अदालत को मुतमईन ना कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आज अदालत ने जो एक्सट्रीम स्टेप लिया है, जो बड़ा अनयूजुअल होता है कि आप किसी सिविल सर्वेंट्स को, और इस लेवल का सिविल सर्वेंट जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिका है, उसको आपने 6 माह की सजा दी है। लेकिन साथ ही मेरा ख्याल है कि अदालत ने एक चीज को, जो जिस तरह मैंने पहले इशारा किया कि वो एक ऑप्शन भी दिया है कि जो 30 डेज का टाइम है आपके पास ऑप्शन है, चूंकि उसके अंदर मैं समझता हूं कि अदालत ने फिर एक ग्रेस दिखाई है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर अदालत के अंदर गिरफ्तार करवाया जाए या उसके बाद यह है कि उसे फौरी तौर पर जेल भेजा जाए, तो उसके अंदर एक सर्विस का जो मोरल है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो उस चीज को अदालत ने कंसीडर किया है। और मेरा ख्याल है कि हाफिज साहब ये सिर्फ जाहिर है जो अदालत को तो नहीं ये सजा सुनाई गई, बल्कि एसएसपी ऑपरेशंस को भी 4 माह की सजा हुई, फिर 1 लाख रुपए जुर्माना भी है, फिर एसएचओ कोहिसार को भी 2 माह की सजा। अब ये तो वो लोग हैं जो कि ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे ना, ये इन पर क्या डायरेक्ट तौहीन अदालत की के मुर्तकिब ये करार पाते हैं? अरबाब चीज़ ये है कि मैंने आपसे ये कहा है कि पाकिस्तान के कंटेम्प्ट लॉ के अंदर 3 एरियाज हैं। एक है आपका सिविल कंटेम्प्ट जो आपके सिविल मैटर्स के अंदर आती है, और उसके बाद अदालत के अंदर आज आपके बताते हैं कि इस शख्स ने आपके ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस की है तो आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर बुलाते हैं। दूसरा उसके अंदर आपकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि अगर अदालत के प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो आप उसके ऊपर जाते हैं। और तीसरा जुडिशियल कंटेम्प्ट है कि अदालत के ऑर्डर्स की अगर आप वायलेशंस करते हैं तो अदालत उसके ऊपर करती है। अब तीनों चीजों के अंदर अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें तो उसके अंदर हमेशा जो अदालत है वो एब्सटेन का मुजाहरा करती है अनटिल कि आप बड़ा मैक्सिमम लेवल के ऊपर ना चले जाएं। हालांकि हमारे सिविल सर्वेंट्स या हमारे जितने भी ये लोग हैं अक्सर जो है वो कॉन्स्टेंटली वायलेशंस कर रहे होते हैं और अदालत उनको वार्न कर देती है। कभी जो है उन्हें वार्न कर देती है, कभी शो कॉज कर देती है, कभी उन्हें सेंश्योर कर देती है, और कभी जो है उन्हें ये कहती है आप अपने कॉन्डक्ट को ठीक करें, और आपका मीडिया उनको रिपोर्ट करता है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अदालत को जाके मुतमईन करना चाहिए था, अगर वो मुतमईन कर दे तो, और अभी भी मैं आपको देखूं कि अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है तो उन्होंने फिर एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप डिवीजन बेंच के अंदर जाके अगर मेरे ऑर्डर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहां पे चैलेंज करें, और अगर आप अपने कॉन्डक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, चूंकि अपील के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस खुले होते हैं और आप हर एक एरिया को टेक ऑन कर सकते हैं। और अगर उन एरियाज को ये जस्टिफाई कर देते हैं कि जी मेरा ये सर्कमस्टांसेस थे, मेरी ये पोजीशंस थी, उसके ऊपर मैंने ऑर्डर्स किया, और नीचे वाले ये साबित कर देते हैं कि हमने एक कंप्लायंस के अंदर किया है, और बुनियादी चीज जो साबित करने की होगी वो कि हमारी मेलाफाइडी इसके अंदर नहीं है, हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का जुडिशियल इस्तेमाल किया है, तो इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इन चीजों को साबित नहीं आप करेंगे तो फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो से अपील की जाती है। देखने को बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज हसन अहमद साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।